हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर सेकंड है, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड है उसका ये जो अपना चैप्टर है वो सेकंड है। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा था कि आज़ादी के बाद किस किस तरीके की हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, देन उसके बाद राज्यों का किस तरीके से हमारा पुनर्गठन होता है। ठीक है, हालांकि जो राज्य उस टाइम पे बने थे, और आज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चन का प्लीज़ जितने भी पूछे जाते हैं उनका आंसर ज़रूर देने की कोशिश किया करिए। आप लोग सही गलत जो भी बने उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका पहला है आज का कि जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक उसके बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, एक तो इसके राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी या कौन सी कमेटी के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया, देन ये कमेटी कब गठित की गई थी। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट कब पेश की जाती है, क्वेश्चन नोट करिए, सारे आपको बताना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि जब 1956 में, ठीक है, हालांकि मैंने डेट बता दिया, तो 1956 में जो पुनर्गठन की जो कमेटी थी वो अपनी रिपोर्ट देती है, और वहाँ पे कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, और आपका जो फर्स्ट स्टेट बना था किस आधार पे बना था और कब बना था और उसका नाम क्या है, इतने क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। एंड अब आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, क्योंकि अब राज्यों का पुनर्गठन भी हो चुका है, तो यहाँ पे अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरीके से हमें सिचुएशंस को हैंडल करना था। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ आप कार्यपालिका है, क्योंकि संविधान पहले से लिखा जा रहा था। ठीक है, उसमें हमें देखना था कि किस तरीके से अब यहाँ का कौन कार्यभार संभालेगा, कौन इसका कर्ता धर्ता होगा, क्योंकि एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो चुका था कि हमने अलग अलग स्टेटों को दर्जा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, क्या क्या। तो इसमें अब देखेंगे कि जो एक दल के प्रभुत्व का दौर किस तरीके से चला, और एक दल के प्रभुत्व का यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये जो एक दल बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि अभी जो मेजर पार्टियाँ हैं, यानी कि जिसे आप नेशनल पार्टी कहते हो, तो हम लोग ये पार्टी वार्टी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं कि कितनी अपने राष्ट्र में पार्टियां हैं। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है कि किस पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, तो इनमें से आज आपको बताना है ये भी कि वो कितनी पार्टियां हैं, और उन पार्टियों के नाम भी लिखना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप नाम बेशक लिख सकते हैं, तो इनका नाम भी आप बताइएगा। तो इसमें क्या है कि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उसके बाद से ज़्यादा प्रभुत्व में जो यहाँ पे थी, या तो कहें कि आप बिल्कुल एक आधिपत्य चल रहा था, ऐसे ही मान के चलिए। एक दो कुछ ऐसे एक तो मुस्लिम लीग थी, वो तो पहले से ही अलग हो चुकी थी। देन उसके बाद छोटी मोटी जो पार्टियां थी, इतना उनका वर्चस्व था नहीं। तो कौन सी पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व था, वो था आपकी कांग्रेस पार्टी थी। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका था ना कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने जो एक नई चुनौती आके क्या खड़ी हो गई, लोकतांत्रिक राजनीति की ज़मीनी मतलब कि ज़मीन तैयार करने की और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ था कि चैन मिला नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं कि जब तक ज़िंदगी है तो कर्म ही ज़िंदगी का एक आप कह सकते हैं कि यही ज़िंदगी, अदरवाइज़ तो फिर न्यूट्रल होना कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ भी ऐसे कुछ हो रहा है कि अभी तो हम कहाँ जूझ रहे थे कि भारत और ब्रिटेन इधर उधर के जो भी थे उनको भगा रहे थे, उसके बाद हम घर पे ही लड़ रहे थे, उसके बाद समस्या सॉल्व हुई नहीं कि एक समस्या हमारे ऊपर और आके खड़ी हो गई कि अब क्या किया जाए, कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कैसे तैयार की जाए। अब इसमें भी सवाल खड़े होने लगे, लोगों के मन में लालच आने लगी थी कि भैया इतनी मेहनत की, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ऐसे ऐसे पद चाहिए। क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि ऐसे आराम के दिन हमारे आए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस अध्याय में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो चुनाव राजनीति के पहले दशक की बातों पर ध्यान देंगे, और यहाँ पे हम कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पहली है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। सबसे पहली बात कि एक स्वतंत्र, और ये जो मैं बता रही हूँ अभी पे, आज कोई पहली बार इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे कई चैप्टर आए हैं जिन पे चुनाव वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा अब हमें देखना है कि स्टार्टिंग में किसका वर्चस्व ज़्यादा चल रहा था, बाद में कैसे कैसे पार्टियाँ चेंज होती गई, कैसे कैसे अपने इंडिया में अभी बीजेपी है, उसी टाइम पे मोनोपोली रहती थी कभी कांग्रेस की भी। और उसके बाद हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस की पार्टी का दबदबा
कैसे था, ठीक है, और विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव कैसे हुआ। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी का दबदबा था तो ऑब्वियस है कि विपक्षी दल का आना जरूरी हो चुका था कि यदि नहीं आएगी तो फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, तानाशाही की ओर चले जाएंगे। क्योंकि अब देखिए ज़्यादा टाइम तक कुछ भी रहता, ज़्यादा कुछ भी होना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे अब जब पार्टियाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने लगी तो उनका भी ये था ना कि अभी को आ चुका था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारा कोई विपक्षी है नहीं, हम जो चाहें करेंगे, जो मन करेगा हम वही करेंगे, कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। अब इससे क्या हुआ कि समस्या तो क्रिएट हो चुकी थी। अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि ऐसे कुछ कृत्य करते हैं जहाँ पे बाद में खुद ही पतन का अपना आदमी खुद से ही गड्ढा खोदता है और खुद भी उसी पे ही गिर जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इसका काफ़ी वर्चस्व था। और यहाँ पे क्या हुआ कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती सबसे पहली, इसको यदि हम बात करें तो आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ भी चुके हैं। और अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो थी कि लोकतंत्र अपनाया जाए कि नहीं। अभी हम औपनिवेशिक भारत से आज़ादी हुए थे, अब हमें क्या था कि हम लोकतंत्र अपनाएं या नहीं। क्योंकि एक तो दिक्कत थी ना कि अभी तो हम खुद पे ही एक नहीं हुए हैं, राष्ट्रीयकरण तो हमारा ढंग का हुआ नहीं है, हम लोकतंत्र कहाँ से अपना लें। और कुछ राष्ट्रों का यदि होता है ना कि आदमी देखा सीख कर लेता है, चलो उसने ऐसा किया हम भी कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए तो दे दिया गया, तो अदर राज्यों में भी सीधे हड़कंप मच गया था। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ कि लोगों ने देखा कि अदर कंट्रियाँ जो है वो अभी उनकी सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने लोकतंत्र अपनाने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट आपके पड़ोसी देश हैं, चाहे आपका पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भारत और श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सब में बिल्कुल हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान, इसका भी तख्ता पलट अभी आप देख रहे हैं कि हुआ, म्यांमार का भी तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में भी ऐसे उठापटक चलती रहती है, उसके बाद नेपाल का भी यही सिचुएशंस है। और इन सारे पड़ोसी देश में कैसी व्यवस्थाएं हैं हम लोग बखूबी बहुत अच्छे तरीके से 11th क्लास के NCERT में समझ चुके हैं। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, शायद 12th में ही है या 11th में है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उनमें हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं, कैसी कैसी हैं। तो देखिए कि हमारे इंडिया में कम से कम अभी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है। जब से हमने अपनाया है, दिक्कत तो थी, पहले लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब राष्ट्रीयकरण इतना बड़ा देश है और इतनी विविधताओं वाला, मेजर प्रॉब्लम थी कि इतनी विविधताओं वाला देश है, कैसे सब कुछ हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर जो भी अन्य राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया था कि लोकतंत्र को नहीं अपनाया। और यहाँ पे भी लग रहा था कि नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों ने इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई और इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने बताया ना कि अपने जितने भी पड़ोसी कंट्रियां हैं, हमारी नेबरहुड कंट्रियां जितनी भी, इनमें हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी तो है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है। बट क्या हो रहा है कि अभी देखिए कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी अशरफ गनी जी की, वो गिर चुकी है, यानी कि वो तो खुद ही छोड़ के भाग चुके हैं अपने राष्ट्र को, और वहाँ पे तालिबानियों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इसमें क्या जनता खुश है? नहीं खुश है, ठीक है। तो देखिए जनता यदि खुश होती तो वो भागती नहीं। हालांकि तालिबान बहुत मतलब बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये वो करेंगे दुनिया भर का, आज हम आज़ाद हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की जनता खुश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब सत्ता किसके हाथ में आ गई है? एक वो जो होता है ना तानाशाही या राजशाही व्यवस्था हम कह सकते हैं कि अब कोई एक बंदा संभालेगा जिसे कोई नहीं चाहता, यानी कि वहाँ की जनता नहीं चाहती कि ये करे। और डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें हमें पूरी छूट होती है वहाँ की जनता की कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक। तो ये बिन पेदे के लोटे जैसे हो गए जो पहले नहीं अपनाए हैं कि जब चाहे ये लुढ़क जाते, जब चाहे कुछ भी हो जाता है, इनका कुछ समझ में आता नहीं। अब पाकिस्तान में चल रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कभी सैनिक व्यवस्था आ जाती है, कभी लोकतंत्र, तो वहाँ पे ठीक है जो भी मतलब ओवरऑल लोकतंत्र है, बट इस तरीके से नहीं जैसे अपने इंडिया में, ऐसा आप कह सकते हो। और इसके बाद क्या हुआ कि कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता
की बागडोर संभाल ली एज पाकिस्तान। और उसके बाद क्या हुआ कि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से शुरू होती है आपकी, या इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। और बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल हो गया, ठीक है, मतलब होता गया। और उसके बाद आपका देखिए लोगों के अंदर ना लालच एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे अंदर भी जिज्ञासाएं होती हैं, हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं। आज देखिए लड़ाइयाँ किस लिए हो रही हैं, कोई वजह नहीं है, सिर्फ हम अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, हमें सत्ता चाहिए, उसके लिए हमें जान माल जिसकी भी हानि झेलनी पड़े वो हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। और हम सब यही कर रहे हैं और इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी अफ़गानिस्तान का मुद्दा भी यही है, तालिबानियों का था कि हमारा शोषण हो रहा है, ये हो रहा, हमारा यहाँ पे अधिकार होना चाहिए, कर दिया उन्होंने। तो अब देखिए ऐसी सिचुएशंस हो गई है, क्योंकि वहाँ पे यदि पहले से आप एक बढ़िया सा संविधान बना लेते अपना, अभी नेपाल का संविधान कभी लिखा जाता है, कभी फिर हटा के दूसरा लिखा जाता है, तो इस तरीके के तो इनमें सिचुएशंस चल रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें यही बताया गया कि आप एक बार यदि अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपना लिया जिस राष्ट्र ने भी, उसे बदल पाना अब कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये तो बढ़िया रास्ता है यार, जिसका भी मन करे आओ जाओ, मतलब आओ खाओ मज़े करो। कि आप अभी तालिबान ने हमला किया, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैदल सेना की जो आपकी थल सेना बस है और कोई सेना नहीं है। तो अब ऐसे में सोच सकते हैं आपकी क्या सिचुएशंस है कि यहाँ पे कोई भी आके राज्य कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कठोर नियम होने चाहिए और जनता के, वहाँ की जनता की भलाई के लिए भी कुछ अच्छे नियम होने चाहिए। लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं अपनाया उनके लिए तो समस्याएं थी। और भारत में भी परिस्थितियाँ जो थी हालांकि इतनी बिल्कुल आसान नहीं थी जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं। और लेकिन क्या हुआ कि आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया, और नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे, और वो क्या चाह रहे थे कि राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। जो हमारे यहाँ के नेता बहुत बुद्धिमान थे, ये तो आप कहेंगे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये था कि उस टाइम पे भगवान शायद कुछ ऐसी बुद्धि दे के भेजा था। तो यहाँ पे उन्होंने जो किया कि लोकतंत्र जो है उन्हें सिर्फ ये राजनीति का ना ऐसा है कि मतलब राजनीति, खैर आप समझ चुके हैं, राजनीति से आप गंदा अर्थ कभी मत निकालिए कि राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोटिंग वाला नहीं होता। पहली बात, राजनीति पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल से समझाया था कि राजनीति आखिर होती क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, इन एक एक शब्द का मतलब हम लोग समझे हैं, पूरे एक एक चैप्टर इन पे दिया हुआ था। ठीक है, आप पूरे वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी पाएंगे। तो इसमें राजनीति का सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये अपना मन से निकाल दीजिए कि जब भी राजनीति आए कि चुनाव की हम बात कर रहे हैं, या तो राजनीति हमेशा गंदी होती है, गंदी नहीं होती है। ये भी आप समझ लीजिए कि राजनीति की जो घृणित भावना भरी हुई है कि अरे मतलब ऐसे होते हैं नेता, ऐसे होते हैं लीडर, ऐसे होते हैं, हर लीडर ऐसे नहीं होते। अभी हम सारे लीडर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वे राजनीतिक समस्या को क्या कर रहे थे, उनको समाधान के रूप में देख रहे थे, उसे समस्या के रूप में नहीं कि राजनीति आती है यहाँ पे एक हो जाएगा ना कि मतलब ठीक है घर है हमारा, उसको चलाने के लिए किसी का एक आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे किसी के मजबूत हाथ है कि हाँ इनके कुछ भी हो रहा है तो यहाँ से यदि ये घर है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कोई एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जिसके पास हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हम होप रखेंगे, अदरवाइज सब घर के मालिक हो जाएंगे तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती। अब इसमें से क्या हुआ कि हर समाज के लिए यह फैसला करना ज़रूरी होता है कि उसका शासन कैसा चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं और इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऑब्वियस है कि हमारी भी सोचें हर कुछ विपरीत होता है, रहन सहन, बोलना चालना, सब कुछ हमारे कायदे कानून जो भी है वो सब अलग है, ठीक। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं। यदि लोकतंत्र नहीं अपनाते तो समस्या ये भी आती है और इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति।
यानी कि यदि इन सारी समस्याओं से निपटना है, हमारा देश विविधताओं का है, हम किसी को अब मार के यहाँ से भगा नहीं सकते हैं, तो फिर हमें इससे कैसे इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो एक ही वर्ड आप देखोगे यहाँ पे, लोकतांत्रिक राजनीति। और इसके बाद क्या होगा कि सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। देखिए यहाँ पे भी आ गया कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो हम समझते हैं, क्या समझते हैं, सत्ता और प्रतिस्पर्धा, लेकिन इसमें है क्या चीज़, मैंने इसका टारगेट क्या है कि इसमें जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला भी किया। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम अपनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। ये ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक राजनीति आ रहा है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे राजनीति में एक हम हेड चुनगा के बैठेंगे जो कि हमारे प्रेक्ष्य में वो बोलेगा, क्योंकि ये हर एक 10 लाख व्यक्तियों पर एक बंदा चुना जाता है, तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। वहाँ पे लोकसभा पे बैठा, राज्यसभा पे बैठा, वो क्या है, यहाँ पे आपके विधानसभाओं में है, हमारे प्रतिनिधि हैं वो, यानी कि 10 लाख एक व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों की तरफ से बातें कर रहा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें, और देखिए क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी थी ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने वहाँ पे समझा था कि किस तरीके से ये 10 लाख पे एक व्यक्ति की जो अभी मैंने बात की, वहाँ पे कैसे एक नगर परिषद का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का होता है, उसमें वार्ड भी होते हैं, उनका किस तरीके से डिफाइन होता है। तो एक आज मैं फिर आपको समझा रही हूँ, जो भी नए हो, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसमें देखिए एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हो, मान लीजिए क्लास है, क्लास में क्या है कि आपके टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी आपके यहाँ पे हम जब पढ़ने जाते हैं तो हम किसी एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th किसी में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही क्लास में एक साल में जाएंगे। अब उसके बाद हमारी क्लास में तो कुछ बच्चे 1th क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, कुछ 12th में पढ़ रहे होंगे, कुछ 11th में पढ़ रहे होंगे, कुछ 10th में पढ़ रहे होंगे, कुछ तो अभी यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड पे होंगे, लेकिन हमारी स्कूल पे हैं, ठीक। अब कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल सर या मैम जो भी हैं आपके हर एक क्लास में वो नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखने कभी कभी ना कहिए, लेकिन एक दिन में भी वो भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और वहाँ की एक दिन जाके समस्या देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपके टीचर्स हैं, वो हर एक टीचर्स के आपके क्लास टीचर बनाए जाते हैं, जो आपके अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब वहाँ पे हर एक क्लास के लिए क्या किया जाता है कि कुछ स्कूलों में, हालांकि हो सकता है कि कई स्कूलों में ना होता हो, बट हम लोगों की स्कूलों में या ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा ही सिस्टम होता था कि एक पहले स्कूल का प्रेसिडेंट, पूरे स्कूल का प्रेसिडेंट बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद सचिव बनाए जाते थे। तो इनमें से क्या होता था कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप उनके पास लेके जाओ। अभी देखिए प्रिंसिपल सर के पास प्रॉब्लम्स लेके पहुंच कौन रहा। देन उसके बाद क्या होता है कि अब अपने अपने क्लास के सीआर बनाए जाते थे, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 1 या 2 व्यक्ति को चुना जाता था कि एक क्लास मॉनिटर है, और यहाँ पे ये देखेंगे कि इनकी क्लास में, 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास का कोई एक मॉनिटर होगा, वो देखेगा कि आपकी हमारी क्लास में क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। वो जो भी समस्याएँ हैं वो किसे जाके बताते थे, वहाँ के जो भी सेक्रेटरी होते थे या सचिव होते थे, या कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वो जाके बताते थे किसे, और ये सारी समस्याएं ले जाके जो क्लास का एक पूरी स्कूल का प्रेसिडेंट बनाया जाता था उसे प्रिंसिपल के पास ले जाके रखते थे। तो देखिए कि यानी कि यहाँ से ये क्लास थी हमारी और यहाँ से ये पूरी स्कूल थी, आपकी ये पूरी स्कूल है, ठीक है। कई सारी क्लासेज हैं और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट जी है, इनके पास जाके बताएगा, ये जाके आप प्रिंसिपल सर से जाके या मैम से बताएंगे सारी समस्याएं, क्या कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके पास पूरी स्कूल नहीं पहुँच गई, पूरी भीड़ नहीं पहुँच गई, समस्याएं पूरी पहुँच गई, A to Z जो भी थी हमारे पास, लेकिन एक एक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप कि ये इन्हें बताएंगे, ये इन्हें बताएंगे। जैसे हमारे चुनाव होते हैं तो ग्राम सभा का होता है, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत का होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, सांसद पार्षद जो भी आपके चुने जाते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप है इन सब का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो भी आपके बनाए जाते हैं, देन उसके बाद आपका राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीधे एक ग्राम सभा का मुखिया या ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे राज्य के सीएम के पास बात करने नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो भी सांसद या पार्षद बनाए जाते हैं उनके थ्रू वो अपनी समस्या ज़रूर पहुँचा देते हैं कि इस इलाके में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं।
तो क्या चल रहा है, ये सारा क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति यही है कि स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं। यानी कि यदि हमारा ये देश है तो इस देश में बैठा इस व्यक्ति तक ये पूरा राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, इनमें से एक राज्य में छोटा सा गांव है, उस गांव में कहीं किनारे पे व्यक्ति हाशिए पे खड़ा है या उसको समस्याएं हैं, वहां तक वो बातें पहुंचे और उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बात की जाए तो वो आपके घर नहीं आ सकते, इस बंदे के घर नहीं आ सकते, यहाँ तक कि बहुत ही अपशाही घराने से उनके घर भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई और किसके एवज में की गई है, आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, उसके तहत ये सारी चीज़ें फिर बाद में देखी गई। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ज़रूरी था और कैसे ये काम भी करता अपनी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि पिछले साल हमने देखा भी था कि हमारा संविधान कैसे बना है, यानी कि 11th क्लास का या 12th क्लास का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा था कि नहीं 11th क्लास में ही बात की है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, उसका बना कैसे है, और इसके बाद यहाँ पे है कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। और संविधान दिवस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, इसे आप नोट कर लीजिए कि संविधान बन के कब तैयार हो गया था, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो संविधान 26 नवंबर 1949 का बन के तैयार हो चुका था, लागू भले ही 26 जनवरी 1950 को हुआ है, लेकिन बन के कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1950 को, और उसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसी दिन क्या होता है कि इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। और उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश के जो शासन यानी कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। अब इन्हें क्या था कि भैया संविधान भी बन चुका, सारी सिचुएशन सब हैंडल हो रही हैं, अब था कि अब हमें चुनाव वगैरह कराने होंगे, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से कराने होंगे। और इसमें क्या हुआ कि संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू में क्या हुआ कि ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है और भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। अब देखिए, ये प्लीज़ इसे नोट करिए, आपके जितने भी कमीशंस हैं, तो आप में से जो भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और पर्टिकुलर जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनमें तो 10 के 10 एग्ज़ाम में जो आपका यूनिट 10 है उसमें 10-12 आपके आयोग दिए गए हैं, उन सबसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, आपकी यूपीएससी में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कमीशन है। अभी तो फिलहाल हम लोग निर्वाचन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका गठन कब हुआ था, नोट कर लीजिए आप अपनी नोट्स में। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था आपका जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, गठन कब हुआ, जनवरी 1950 में गठन किया गया। और उसके जो पहले हेड बनाए गए थे वो कौन थे, सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जब पहले गठित हुआ तो एक दलीय था। अभी इसमें निर्वाचन आयोग आज आप लोग पढ़िएगा डिटेल से। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे उससे कवर कराने लगूंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद से करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। इसमें क्या करना है, आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है कि पहले कितनी कमेटी के था, अब कितने सदस्यों की इसकी कमेटी बन गई है, उसके बाद इसका मेन काम क्या है, और इसमें जितने भी अभी तक के हेड रहे हैं प्लीज़ उनका सबका नाम याद करना है। ठीक है, पहले कौन है, तो पहले आपके हैं सुकुमार सेन। और यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही 50 में ही क्या हो जाएगा कि वहाँ मतलब अच्छे तरीके से हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था कि ठीक है हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आसान इतना तो था नहीं। देखिए, देश हमारा बहुत बड़ा था, भले ही हमने 14 राज्य बनाए थे उस टाइम पे। अब क्या हुआ कि बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए इसमें क्या किया गया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था। चुनाव कराने के लिए क्या था कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। अभी एक बात मैंने बोला, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, जिन्होंने ध्यान दिया बहुत अच्छी बात है, उनके लिए वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया प्लीज़ थोड़ा मेरी बातों पर गौर किया करिए। अभी मैंने क्या बोला कि 14 राज्य बन चुके थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो चुनाव कराना इतना आसान नहीं था।
देखिए चुनाव, थोड़ा आपको यहीं पे पॉइंट पकड़ना चाहिए था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने कब हैं भैया? 1956 में ये बने हैं। चुनाव आयोग अभी 1950 में ही गठित हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से 6 राज्य और मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य आ सकते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान देना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी जिस सिचुएशंस में थे अभी उसी सिचुएशन में वो लोग जी रहे हैं, जैसे भी प्रांत वगैरह थे उसी में हैं। तो अभी जब आप लोग अपने अपने स्टेट का पढ़ते होंगे तो उसमें भी देखा होगा कि ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, यूपी वगैरह के जितने भी नाम होते थे या एमपी वगैरह के, उनमें अलग अलग मंत्री चुनाव इसी तरीके से हो रहा था, लेकिन अलग अलग वहीं पे भोपाल पे कुछ अलग चुने जा रहे हैं अलग, और अलग वहाँ पे जितना एमपी का ही पार्ट है, आधे आधे पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, कई सारे वहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे, इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन अभी राज्य ऐसा नहीं था कि ये पूरा क्षेत्र एमपी में ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले सिचुएशंस थी। अब इसमें क्या हुआ कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर क्या हुआ कि मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक हो चुका था, और इन कामों में बहुत सारा समय लगा। और मतदाता सूचियों का क्या हुआ कि जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। अभी महिलाएं इसमें छूट चुकी थी, और इन महिलाओं को आलम की बेटी यानी कि अला की बेटी, फला की बीबी ऐसे करके लिखा गया था। यार क्या नाम है इनका, मतलब अब वो कहते हैं ना कि ये फला की बीबी है, ये इसकी अला फला, और जो भी मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, नाम नहीं लेते, वो फला की बीबी, फला की ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इनके रूप में दर्ज किया गया था, और चुनाव आयोग ने ऐसे इंद्र राज्य या प्रविष्ट को मानने से इनकार कर दिया, और आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। और यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था, और इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। और उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें क्या करना था कि 32,000 यानी कि 32,000 नहीं, 3200 विधायक और लोकसभा के लिए क्या करना थे, अभी 489 सांसद चुनने थे। और इस मतदाता की इसमें क्या करना था कि इस मतदाता की जो भी आपकी महज 15% साक्षर थे। और इसमें क्या हुआ कि इस कारण चुनाव आयोग ने मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा, और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। ये इससे प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, लोगों ने सोचा था कि चुनाव आयोग जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेगा, ऐसा हुआ नहीं। इसमें जब चुनाव आयोग में कमेटी बिठाई गई, जब वो अपना पूरा अच्छे तरीके से पूरे देश का यार अवलोकन करना था, वहाँ पे जब जाती है, अब नाम ऐसे आ गए कि पत्नियाँ थी, पति का नाम बोल नहीं रही थी, फला की पत्नी लिखवा दिया, वो लिख के भी चले आए कि फला की पत्नी है। अब फला की पत्नी का मतलब क्या भैया, तुम्हारा खुद का भी नाम होगा ना, हमारा खुद का नाम है, आपका खुद का नाम है। पहले इतने संस्कार थे यार, अब नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे से प्यार से बुलाते हैं जो भी नाम होते हैं लेकिन पहले वो नहीं लेते थे, ठीक है। और इसी के चक्कर में अब तो ये था कि भैया आप बहुत संस्कारी हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या करना कि रजिस्टर में तो दर्ज होना चाहिए ना कि आप फला की नहीं, अब कितने फला होंगे यार, हम उन फला को कहाँ तक ढूंढते वो आगे के। तो इससे अच्छा है कि हम उनका एक नाम तो होगा, कुछ फला जो भी है कि उनका नाम है। अब ऐसे में तो फला में पता नहीं 3 लाख के निर्वाचन, जो भी हमारे अभी 125 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने करोड़ मतदाता हो जाएंगे, जितनी जनसंख्या नहीं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे वोट डालने वाले हो जाएंगे, क्योंकि पता तो है नहीं कि ये फला की कौन है, उससे तो ढका जाता था। तो वहाँ पे फिर ये करप्शन वाली ज़्यादा सिचुएशंस आ जाती, इसलिए निर्वाचन आयोग ने उसे पूरा खारिज कर दिया, बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप इसे फिर से करिए और उसके बाद देखा जाएगा। तो 1950 में ध्यान रखिएगा कि चुनाव नहीं हुए थे। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, संविधान आपका लागू हो चुका था, लेकिन अभी चुनाव नहीं कराए गए थे। अब देखिए कि क्या हुआ कि देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, और बल्कि मतदाताओं का एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। और इस वक्त क्या हुआ कि इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था, और उस समय यूरोप के
बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था और ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार, यानी कि यूरोप जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, वहाँ भी ऐसा भी महिलाओं को मताधिकार का, हालांकि देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि जो डेवलप कंट्रियाँ हों तो उनमें बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। यूरोप में महिलाओं की कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे सबसे गंदी स्थिति है, बहुत आज भी गंदी स्थिति है, ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है, कि यूरोप जो आपका एक कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कुछ राष्ट्र, मैं कुछ की बात कर रही हूँ कि ऐसे हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। इनफैक्ट ये फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह इन पे भी ना अभी जो इतना इंडिया पे छोटे शायद नहीं है वहाँ पे भी, क्योंकि ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, कभी महिला बुर्का पे बुलाते हैं तो कभी बिना बुर्का पे बुलाते हैं, इस तरीके का तो इनका सिचुएशंस होता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार की तो अब बात कर ही दी गई थी, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब सार्वभौम मताधिकार अपनाया गया या अमल हुआ, और यह अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था, और एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। जुआ बहुत गंदा खेल होता है, अच्छा भी होता है, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो सब कुछ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही ये खेल है जुआ का, मतलब वो उसे भी बोलते हैं आपके सिर पे होते हैं, ठीक है, बालों पे कुछ लोगों के होते हैं, वो वाला नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये जो जुआ है ना, खेल है एक, और इसमें बताया गया कि यहाँ पे एक जो पत्रकार थे उन्होंने ऐसा कहा था कि इतना सब कुछ, इतना कठिन कदम उठाना उनके लिए एक जुआ खेलने के जैसा था। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का जो भी या नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और सबके अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। मतलब ऐसे ऐसे हमारे भारतीयों पर इनको इतना भी थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि जब तुम्हें निकाल सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये लोग ऐसे ऐसे दलीलें दे रहे थे, हालांकि इनका दलीलें देने देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा था। यदि ऐसी दलीलें ना देते तो हमारे नेता भी सोचते हैं वाह हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनको ऐसी दलीलें सोच के ना ये दिमाग में बैठ चुका था कि भैया कुछ भी हो जाए, हमको तो जो भी व्यवस्था अपना रहे वो ऐसा अपनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ना कि इनके मुंह के फटे रह जाए। हमें जब कोई कहता है ये तू नहीं कर सकता, मतलब क्या फालतू की चीज़ पे पड़ा हुआ, तो हमारे दिमाग में आता है अरे देखना फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वही जब ये लोग ऐसा किए कि एक तो कहते हैं कि जुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से हारेगा, एक कह रहे हैं भाई साहब कि ये तो क्या करेंगे कि आने तो भारत कभी विकसित होने वाला नहीं है, भारत के लोग कभी डेवलप होने वाले नहीं है, सब के सब अनपढ़ रहेंगे। हालांकि ठीक है अभी उतनी स्तर तक शिक्षा हर जगह पहुंच चुकी है, बढ़ भी रही है, बट थोड़ा भी टाइम लगेगा। काफ़ी समस्याएं थी क्योंकि तुम लोग ही जो बता रहे हो अभी हमें चूस के गए हो, ठीक है, तो अभी थोड़ी समस्याएं थी लेकिन फिर भी हम संभल जाएंगे। और हमें कोई चैलेंज करे, यानी कि हमें मतलब इंडिया वालों को कोई चैलेंज करे तो मुँह की दो वो हमेशा खाता है। अभी टोक्यो ओलंपिक में ही देख लीजिए भैया, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, 7 मेडल हमने जीते हैं, बड़ी प्राउडली कह सकते हो आप लोग कि हम किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हमें कम आंकता है ना, और वो भी किस दिन हमने जीते, जब खेल दिवस था 29 अगस्त को, ये भी एक बहुत अच्छा दिन था और मतलब बहुत अच्छा मौका ही आप कह सकते हैं। तो कोई हमें क्या करे, मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया वालों को चैलेंज करे, और आप में भी वो हुनर होता है, हम सब में होता है कि भाई ये चैलेंज करके देख लो, मुंह की ना खिला दिए तो बताना हमें। और यहाँ पे यही लोग ऐसा कह रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ तो हम लोग ही है ना, क्या इसका नज़ारा देखेंगे, मतलब क्या घटिया काम करके गए थे, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करके गए, बहुत अच्छी सिचुएशंस यहाँ पे चल रही है। और चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा, चुनाव अच्छे से नहीं हुए। देखिए जब भी काम करें हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि हालूस करके कर दे। अब हमने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और हमें क्या लग रहा है, अरे ठीक है हो गया, कर रहे हैं, चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, आज पढ़ लिया 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, यूपीएससी की तैयारी करें। अब ऐसे में तो कभी नहीं होगा, कोई भी आके आपको ऐसे ही बोलेगा। लेकिन यदि आपने किया है तो ठीक है, हम उसमें 100% देंगे, होगा कैसे नहीं, ये वाला सोचना बहुत अच्छा होता। और कहीं ना कहीं आप यूपीएससी नहीं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, फिर आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। ये बात आप बिल्कुल अपनी गांठ बांध लीजिए। यहाँ पे भी वही हुआ कि कई बार आपके चुनाव स्थगित हुए, ऐसा था कि नहीं निर्वाचन आयोग ने जल्दबाजी नहीं की कि हमें बस आज ही चुनाव कंडक्ट करा देना।
हम सब जब तक जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे नहीं करेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार 1951 के अक्टूबर में से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए और बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। अब जब भी चुनाव पूछा जाएगा कि आपके कब हुए हैं भारत में, तो पहला चुनाव हुआ जो, क्योंकि स्थगित हो गए उनकी बात छोड़ दी, सफल चुनाव 1951 और 52, ये दोनों ही आपको सन याद रखना, ठीक। अब 1950 में नहीं आ रहा। अब आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि 1950 में आपका चुनाव नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अभी अला फला जो भी समस्याएं आ गई थी तो उन्हें थोड़ा सुधारना था और इसके लिए निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में ही हो चुका था। अब इसमें क्या हुआ कि इस आयोग को क्या किया गया कि पूरा 1952 का ही चुनाव कहा, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए और चुनाव अभियान मतदान और देखिए 1952 का चुनाव कहने का रीज़न है, अक्टूबर में तो आप चुनाव स्टार्ट करते हो, 1952 के फरवरी तक होते हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसा कह सकते हो कि 52 का ही चुनाव था। और क्या किया गया कि चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। हम हर काम में आगे होते हैं, ठीक है, थोड़ा लेट लगता है लेकिन आगे ज़रूर होते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने अपना हिस्सेदारी भी लिया। कुल मतदाताओं के आधे से अधिक ने मतदान के लिए अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया और सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने क्या किया कि आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। वही हमने बताया था ना कि तुम बोल लो, कितना बोलोगे, हम करके दिखाएंगे, हम बोलते नहीं हम करते हैं। मोदी जी देखिए कि हर लोग, हालांकि हमारे सारे ही नेता ऐसे थे, मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अभी है सत्ता पे, देखिए वो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं कि आप ठीक है कांग्रेस है, अभी विपक्षी पार्टी पे कांग्रेस है, बहुत बोल रही है, जो भी उसका मन कर रहा है बोल रही है। एंड मैं कहती हूँ कि बोलना चाहिए। और बोलना क्यों चाहिए आपको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राजनीति है भैया। लोकतंत्र में यदि विपक्ष की पार्टी मजबूत नहीं होगी ना, करारा जवाब उन्हें नहीं देगी, तो वो कभी सुधरने वाले नहीं है, उल्टा पलटा काम करेंगे। इसलिए विपक्ष हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा टोकते रहना चाहिए कि अच्छा कर रहे हो तो भी गलत ही बोलना चाहिए कि गलत कर रहे हो, ठीक है। यही विपक्ष का काम भी होता है। और यदि विपक्ष नहीं होगा तो फिर कोई भी सरकार हो, कितनी भी अच्छी हो, बर्बाद होने में उसे टाइम लगता नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि विपक्षी पार्टी का होना कितना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखते हैं कि उनका मुंह तो इन्होंने बंद कर दिया कि अब कर लो आलोचना, क्या कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी को छोड़ो, हम वर्तमान की पीढ़ी को ही दिखा दिए कि हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। और देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ा प्रयोग की बखूबी अंजाम दिया है। वहाँ पे उसे अपनाया ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से अमल भी लाया, ठीक है। और यहाँ पे एक सरकार का काम नहीं था, हम लोगों ने मिलके किया, यानी कि जनता ने किया। और 1952 का जो आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। हमने प्रूफ दे दिया भैया कि तुम हमारे देश का छोड़ो, तुम्हारे भी देश के लिए संदेश दे रहे हैं कि तुम भी अपना लो टाइम रहते। और ये हमने साबित कर दिया, क्योंकि जितने भी ये आलोचक थे ना, वो जो बता रहे थे, उछल रहे थे, तो इंडिया वालों ने ये साबित कर दिया कि हम ही नहीं, तुम भी अपना सकते हो, जाओ ऐश करो। ये देख लो कि जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और यहाँ पे हम एक मिसाल कायम कर दिए, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। इसमें से 2-3 चीज़ें जो हमें सीखने को मिली। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीति। सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था कभी मत लिखिएगा, कैसी व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीति है। उसके बाद संविधान आपको पता है कि कब बन के तैयार हो गए थे, अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को सारी गतिविधियां हो चुकी थी। वो तो 26 जनवरी 1950 का दिन ऐसा था कि 26 जनवरी को ही हमें करना है। वो आपका जो लाहौर में इसका एक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें झंडा वगैरह जो भी फहराया गया था, तो वो थोड़ा सा उसका एक मेन रीज़न था कि हमें 26 जनवरी को ही करना है। बाकी संविधान
हमारा 26 नवंबर को रेडी हो गया था, उसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और आगे क्या जानना हमने कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। चुनाव हमारे 1950 में नहीं होते, चुनाव कब हुए थे, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में होते हैं। इसे 1952 या 51 का आप चुनाव कह सकते हैं, और इसी बीच में हुए थे, ठीक है। अभी राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल नहीं हुआ, अभी जैसे बिखरे बिखरे हैं वो सब में ही चुनाव हो रहा है, जो राज्यशाही व्यवस्था थी उसे हटा के अब चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ये मत समझिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन हो गया फिर व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो रहा, क्योंकि सन याद रखिएगा कि 1956, अभी 1950 में है हम लोग। अब आता है कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का किस तरीके से वर्चस्व रहता, कसम से यार देखेंगे आप लोग कि कैसे वो अपना राज्य करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। राजनीति अब तो असली राजनीति पढ़ रहे हैं, चुनाव उनाव पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने बात करेंगे क्या कैसे हैं। एंड जितने भी मैं क्वेश्चन पूछे प्लीज़ उसे अटेंड करने की कोशिश किया करिए। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।